कल्पना कीजिए आप एक हाईटेक स्टूडियो में खड़े हैं। हाँ, और आपके सामने कोई भारी मशीन नहीं बल्कि एक कंप्यूटर है। बिल्कुल। आप बस एक डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, प्रिंट का बटन दबाते हैं और कुछ ही दिनों में मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक रॉकेट का इंजन तैयार हो जाता है। कोई हजारों मजदूर नहीं, मतलब कोई बड़े कारखाने नहीं। सिर्फ एक प्रिंटर और आपका स्पेस का सपना। सही कहा। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि मार्च और अप्रैल 2026 की हमारी दुनिया की हकीकत है। आज के इस डीप डाइव में हम जो हमारे पास रिसर्च पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल्स का भारी भरकम डेटा है ना, उसे डिकोड करेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि आज हम सूचनाओं की इस भारी बाढ़ में से सबसे काम की बातें छांटने वाले हैं। हाँ, ताकि पूरी तस्वीर समझ आ सके। आज हम अंतरिक्ष की इन 3D प्रिंटेड उड़ानों से लेकर जमीन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाल और वैश्विक कूटनीति की बिसात तक सब कुछ एक साथ रखकर देखेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि आज विकास सिर्फ किसी एक दिशा में नहीं हो रहा है। हम एक ही समय में तकनीक के चरम पर पहुंच रहे हैं और साथ ही अपनी सबसे बुनियादी मानवीय चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। तो शुरुआत अंतरिक्ष से ही करते हैं। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अभी हाल ही में सफलता से लौट आए और इसमें क्रिस्टीना कोच लो अर्थ ऑर्बिट मतलब LEO के पार जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट के पार जाने का मतलब है कि आप पृथ्वी के उस सुरक्षित घेरे से बाहर जा रहे हैं जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। मतलब आप सीधे गहरे स्पेस के खतरनाक रेडिएशन का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और सिर्फ नासा ही नहीं, भारत के इसरो ने भी गगनयान मिशन के तहत अपना IADT-02 टेस्ट पूरा कर लिया है। IADT मतलब इन फ्लाइट अबॉर्ड डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, राइट? कि रॉकेट ऊपर कैसे जाएगा, बल्कि ये होता है कि अगर उड़ान के बीच कोई खराबी आ गई तो क्या होगा। हाँ, अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित कैसे वापस लाएंगे? इंसान की जान सबसे जरूरी है ना। वही तो। ये एयर ड्रॉप टेस्ट भारी गति से गिरते हुए कैप्सूल के पैराशूट और रिकवरी सिस्टम का ऐसा परीक्षण है जो ये पक्का करता है कि समुद्र में गिरने से पहले हमारे एस्ट्रोनॉट्स एकदम सेफ रहें। पर मुझे ना सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही है कि अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर हमारा नजरिया ही बदल गया है। कैसे? मतलब भारत की स्वदेशी कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन टेस्ट कर लिया। हाँ, पूरी तरह से प्रिंटेड। और अहमदाबाद के आकाश स्पेस स्टूडियो ने तो मंगल ग्रह के लिए 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड भी बना लिए। मतलब स्पेस साइंस अब कोई भारी उद्योग नहीं रहा, बल्कि एक बुटीक स्टूडियो का काम बन गया। क्या? देखिए, रॉकेट बनाने का पुराना तरीका जो था ना, वो एक पजल या जिगसॉ की तरह था। अच्छा, बहुत सारे छोटे पार्ट्स। हाँ, हजारों छोटे पुर्जे होते थे, सबको अलग अलग बनाना, फिर वेल्डिंग से जोड़ना, और हर वेल्डिंग वाला हिस्सा एक कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। जहां से गैस या प्रेशर लीक हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन 3D प्रिंटिंग में अब पूरे इंजन को एक ही ठोस टुकड़े में प्रिंट कर लेते हैं। इसमें कोई जोड़ नहीं होता। वाओ, तो इससे तो वजन भी बहुत कम हो जाता होगा। बिल्कुल, वजन ड्रास्टिकली कम हो जाता है, उसकी मजबूती बढ़ जाती है, और जो काम करने में पहले महीनों लगते थे वो अब कुछ दिनों में हो जाता है। और शायद वो जो आकाश स्पेस स्टूडियो वाली मार्स शील्ड है वो भी इसी लॉजिक पर काम करती है ना। एकदम। अंतरिक्ष में हर एक एक्स्ट्रा किलो का मतलब है लाखों डॉलर का खर्च। तो उनका आइडिया है इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब जहां जाओ वहीं के संसाधन इस्तेमाल करो। सही पकड़े। मंगल की मिट्टी या धूल, जिसे रेगुलिथ कहते हैं, उसी से ये शील्ड वहीं मंगल पर प्रिंट की जाएगी। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन है। ये तो वाकई कमाल है। हम भौतिक सीमाओं को बहुत तेजी से तोड़ रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष से अगर हम वापस जमीन पर आएं तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी डेटा क्रांति चल रही है। आप 10G नेटवर्क की बात करें? हाँ, UAE ने दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। मतलब हम अभी 5G की स्पीड पर ही हैरान थे, लेकिन मुझे स्पीड से ज्यादा इसमें ये दिलचस्पी है कि इस असीमित डेटा का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। जैसे कि भारत में गुजरात पुलिस का नैरेट AI सिस्टम। एग्जैक्टली, गुजरात पुलिस ने ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए ये नैरेट AI लॉन्च किया है। और बैंकिंग सेक्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब संवाद नाम का एक AI प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ 10G की स्पीड है और दूसरी तरफ ये AI टूल, ये दोनों मिलकर जमीनी स्तर पर काम कैसे करते हैं? क्योंकि ये नैरेट AI कोई नॉर्मल चैटबॉट तो लगता नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई साधारण चैटबॉट नहीं है जो बस इंटरनेट से खोज कर जवाब दे दे। ये एक RAG बेस्ड सिस्टम है। RAG? ये क्या होता है? RAG मतलब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। देखिए, जो ड्रग सिंडिकेट्स होते हैं ना, उनका डेटा बहुत उलझा हुआ होता है।
पैसे का लेन देन, हजारों फोन कॉल्स, शेल कंपनीज का जाल। हाँ, एक इंसान के लिए वो सारा डेटा एक साथ प्रोसेस करना लगभग नामुमकिन है। और पुलिस की जांच में आप किसी एआई के तुक्के या अंदाजे पर तो भरोसा कर नहीं सकते। बिल्कुल, कोर्ट में पक्के सबूत चाहिए होते हैं। ठीक यहीं पर आरएजी तकनीक काम आती है। ये एआई अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बनाता। इसके बजाय ये पुलिस के सर्वर पर मौजूद लाखों पन्नों के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, कॉल लॉग्स और बैंक स्टेटमेंट्स को पढ़ता है। अच्छा, और उन्हें आपस में लिंक करता है? बिल्कुल। और कुछ ही सेकंड में बता देता है कि कौन सा पैसा किस कंपनी से होकर किस तस्कर तक गया। अब इतने भारी डेटा को बिना डिले के ट्रांसफर करने के लिए ही 10G जैसे नेटवर्क रीढ़ की हड्डी बनते हैं। ओह, अब समझ में आया कनेक्शन। और बॉब संवाद भी शायद ऐसे ही काम करता है? हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ हर थोड़ी दूर पर भाषा बदल जाती है, वहाँ एक ऐसा एआई सिस्टम होना जो ग्राहक की समस्या समझकर तुरंत बैंकिंग डेटाबेस से सही जानकारी दे सके, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब तकनीक के पास हमारी हर जटिल समस्या का एक सटीक समाधान है। लेकिन यहीं पे मुझे एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, जब बात डेटा, इंटरनेट और अंतरिक्ष की आती है तो हम बहुत आगे हैं। लेकिन जब बात हमारे पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की आती है तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आप COP33 की बात कर रहे हैं? हाँ, भारत ने 2028 में होने वाले COP33 क्लाइमेट समिट की मेजबानी से अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। बिल्कुल। COP समिट्स तो जलवायु पर दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच होते हैं। तो अगर हम वहां से हट रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज अब हमारी प्राथमिकता नहीं रहा? क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, तो जामनगर में वनतारा नाम से वन्य जीव और पशु चिकित्सा के लिए दुनिया की पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी शुरू हुई है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर महाराष्ट्र में माई विलेज हेल्दी विलेज योजना भी शुरू की गई है। एग्जैक्टली, जिसकी थीम थी यूनाइटेड फॉर हेल्थ स्टैंड्स विद साइंस। तो मुझे उलझन ये हो रही है कि क्या हम अंतर्राष्ट्रीय वादों से मुंह मोड़कर सिर्फ स्थानीय प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन देखिए, इसे समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय दिखावे और जमीनी प्रभाव के बीच के अंतर को समझना होगा। अच्छा, थोड़ा और विस्तार से बताइए। COP33 जैसे विशाल सम्मेलनों को होस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कूटनीतिक ऊर्जा, अरबों रुपए और एक बहुत बड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। हाँ, वो तो है। तो कई बार देश ये कूटनीतिक आकलन करते हैं कि क्या सिर्फ एक इवेंट होस्ट करने में इतनी ऊर्जा लगाना सही है, या फिर उस ऊर्जा को जमीनी स्तर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाना बेहतर है जिनका सीधा और तुरंत असर दिखाई दे। मतलब आप कह रही हैं कि प्राथमिकताएं बदली नहीं है, बल्कि काम करने का तरीका बदल गया है। एकदम सही। वनतारा का ही उदाहरण लीजिए। ये कोई आम चिड़ियाघर नहीं है। ये घायल जानवरों के बचाव और क्लिनिकल रिसर्च का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये बायोडायवर्सिटी को बचाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। और वो माई विलेज हेल्दी विलेज योजना भी सीधे ग्रामीण स्वास्थ्य पर वार करती है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी घोषणाएं करना एक बात है, लेकिन एक बीमार जानवर की सर्जरी करना या एक गांव में शुद्ध पानी पहुंचाना बिल्कुल अलग बात है। नीतियां अब दिखावटी कूटनीति से हटकर जमीनी समाधानों की ओर जा रही हैं। ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। और जब कूटनीति की बात चल ही रही है तो वैश्विक राजनीति के उस मंच को भी नहीं भूल सकते जहां आज भी पुराना खेल चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए, एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। और उधर अमेरिका के साथ शांति समझौते के लिए ईरान ने अपनी 10 शर्तें रख दी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य, मतलब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को फिर से खोलने के यूएन प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का बंद होना तो बहुत खतरनाक है। वही तो, जो श्रोता नहीं जानते उन्हें बता दूं कि दुनिया का 20 से 30% तेल यहीं से गुजरता है। इसे बंद रखने का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन मरोड़ना। एकदम सही। लेकिन इन शर्तों और वीटो पावर के बीच एक बिल्कुल अलग खबर यह आई कि भारत ने बाढ़ और भूकंप से तबाह हुए अफगानिस्तान को भारी मानवीय सहायता भेजी है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? एक तरफ महाशक्तियां वीटो के जरिए दुनिया को रोक रही हैं और दूसरी तरफ आपदा के समय बिना शर्त मदद भेजी जा रही है। कूटनीति में इसे ही हम हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का सबसे क्लासिक उदाहरण मानते हैं। अच्छा, कैसे? जब कोई देश शर्तों की सूची रखता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ट्रेड रूट पर वीटो लगाता है, तो वो विशुद्ध रूप से हार्ड पावर दिखा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम दुनिया की सप्लाई चेन कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, एक तरह से धौंस जमा रहे हैं। बिल्कुल।
ये एक आक्रामक रुख है। लेकिन इसके उलट जब अफगानिस्तान में भूकंप आता है और अब दवाएं या खाना भेजते हैं तो ये सॉफ्ट पावर है, ये मानवीय दृष्टिकोण है। लेकिन क्या कूटनीति में सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की जाती है या इसके पीछे भी कोई लंबी रणनीति होती है? अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी कदम पूरी तरह निस्वार्थ तो नहीं होता, लेकिन मानवीय सहायता का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप संकट में किसी की जान बचाते हैं तो आप सिर्फ सरकार से नहीं, वहाँ के लोगों से जुड़ते हैं। मतलब एक भरोसा बनता है जो लंबे समय तक टिकता है। एग्जैक्टली। हार्ड पावर से थोपी गई संधियां अक्सर टूट जाती हैं, लेकिन संकट के समय की गई मदद से बना भरोसा दशकों तक कायम रहता है। ये तो है। चाहे महाशक्तियां कितने भी वीटो लगा लें, मानवीय संवेदनाओं और जज्बे का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और जब हम मानवीय जज्बे की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हाल ही के कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण भी हैं। हाँ, उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। बिल्कुल। जैसे बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 मिला है। साहित्य में रामकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान दिया गया है। और खेलों में भी तो रिकॉर्ड टूटे हैं। हाँ, भुवनेश्वर कुमार ने गजब की निरंतरता दिखाते हुए आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज का रिकॉर्ड बना लिया है। कमाल है। लेकिन इन सब के बीच जिस एक कहानी ने मुझे पर्सनली बहुत सोचने पर मजबूर किया, वो है ओडिशा की तीरंदाज पायल नाग की कहानी। ओह, पायल नाग! उनकी कहानी तो सच में अनबिलीवेबल है ना? मतलब वो एक क्वाड्रुपल एम्प्यूटी हैं। उनके शरीर में ना दोनों हाथ हैं और ना दोनों पैर हैं। और तीरंदाजी जैसा खेल जहां पैरों से ग्रिप बनानी होती है और हाथों से डोर खींचनी होती है। जरा सोचिए। लेकिन पायल ने बिना हाथ पैरों के अपने धड़ और जबड़े के सहारे न सिर्फ तीरंदाजी की, बल्कि मशहूर एथलीट शीतल देवी को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। ये तो चमत्कार ही है। मेडिकल साइंस के नियमों को चुनौती देती है ये जीत। बिल्कुल। इंसान का दिमाग और उसकी इच्छा शक्ति किस हद तक फिजिकल लिमिट्स को हरा सकती है, पायल उसका जीता जागता सबूत है। जब हम ऐसी जीत देखते हैं तो समझ आता है कि शरीर भले ही सीमित हो सकता है, लेकिन इंसान का जो रेजोल्यूशन है, संकल्प है, वो असीमित होता है। एकदम सच कहा। और एक तरफ जहां पायल नाग जैसी पर्सनल अचीवमेंट्स हमें प्रेरित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर मैक्रो लेवल पर हमारा देश एक अभूतपूर्व आर्थिक छलांग भी लगा रहा है। आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस के डेटा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मार्च महीने के आंकड़े देखिए। यूपीआई का लेन देन 29.53 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। 29 लाख करोड़! ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक हर कोई डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा है। और इसके साथ ही मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात हब बन गया है। भौतिक रूप से भी व्यापार बहुत तेज भाग रहा है। बिल्कुल। लेकिन मेरी चिंता यह है कि जब अर्थव्यवस्था इतनी भयानक स्पीड से भाग रही हो, तो क्या इसे संभालने के लिए हमारे पास सही सिस्टम है? शायद इसीलिए आरबीआई ने अपनी नई रणनीति उत्कर्ष 2029 लॉन्च की है। आपने बिल्कुल सही तार जोड़े हैं यहाँ। देखिए, जब कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड से भाग रही होती है तो उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? मजबूत ब्रेक और अच्छा स्टीयरिंग। एग्जैक्टली। अर्थव्यवस्था के मामले में यही काम उत्कर्ष 2029 जैसी रणनीतियां करती हैं। अच्छा। 29 लाख करोड़ का लेन देन दिखाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन चरम पर है। हाँ। लेकिन जब इतना पैसा डिजिटली घूम रहा हो तो साइबर सुरक्षा और सिस्टम के क्रैश होने का खतरा भी तो उतना ही बड़ा होता है ना? हाँ, फ्रॉड का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में आरबीआई की उत्कर्ष 2029 वो ढांचागत रेगुलेशन है जो ये पक्का करता है कि इस बेतहाशा विकास के बीच हमारे बैंकिंग सिस्टम की नींव बिल्कुल ना हिले। तो अगर हम देखें तो आज के इस डीप डाइव में हमने वाकई एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। बिल्कुल। अंतरिक्ष से लेकर इकोनॉमी तक। हाँ, हमने एक लैब से शुरुआत की जहां मंगल के लिए 3D प्रिंटेड इंजन बन रहे हैं। हमने समझा कि 10G इंटरनेट और RAG बेस्ड AI मिलकर ड्रग नेटवर्क्स को कैसे सुलझा रहे हैं। और COP33 से हटकर वनतारा जैसे स्थानीय पर्यावरण प्रोजेक्ट्स की अहमियत को भी देखा। और वैश्विक मंच पर वीटो पावर की हार्ड पावर के सामने अफगानिस्तान में भारत की मानवीय सॉफ्ट पावर का कॉन्ट्रास्ट भी समझा। और अंत में पायल नाग के अदम्य साहस से लेकर हमारी अर्थव्यवस्था के 29 लाख करोड़ के डिजिटल ढांचे तक सब कवर किया। इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोएं तो बस यही बात निकलती है कि हम एक ऐसे युग में हैं जहां तकनीक और मानव क्षमता दोनों अपनी चरम सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। और यही बात एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े बेचैन करने वाले सवाल को जन्म देती है। कैसा सवाल? जरा सोचिए, आज हमारे पास मंगल ग्रह के खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए 3D प्रिंटेड शील्ड है। हमारे पास 10G की रफ्तार है जो पलक झपकते ही दुनिया को जोड़ देती है। लेकिन इन सब के बावजूद जब हम वैश्विक राजनीति देखते हैं
तो दुनिया की महाशक्तियां आज भी सीमाओं, शर्तों और वीटो पावर के उसी पुराने खेल में उलझी हुई हैं, जहां तेल के रास्ते रुके जा रहे हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो वाकई सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने तकनीक में तो प्रकाश की गति हासिल कर ली है, लेकिन कूटनीति, मानवीय संवेदनाओं और आपसी समझ में हम आज भी सैकड़ों साल पीछे खड़े हैं। नहीं बात है। क्या हमारी असली चुनौती मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की तकनीक खोजना है, या फिर इस बात का समाधान ढूंढना है कि हम इसी पृथ्वी पर एक साथ बिना एक दूसरे को नष्ट किए शांति से कैसे रह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एआई के पास नहीं है, हमें खुद खोजना होगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं। जानकारियों के इस महासागर से कुछ और दिलचस्प कहानियां लेकर अगली बार फिर लौटेंगे।